पर बातचीत की जाएगी। तो जो यहाँ पर यह है कि राष्ट्र की क्या परिभाषा आप देंगे। यहाँ पर अगर हमारा इतिहास ऐसा हुआ होता कि ज़्यादातर समय, जैसे कि चीन में हुआ, ज़्यादातर समय कोई साम्राज्य ऐसा होता जो पूरे उपमहाद्वीप को, अफगानिस्तान से बर्मा के बीच में और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे उपमहाद्वीप में एक साम्राज्य होता, गिरता उठता, कभी मुश्किल में कभी तरक्की करता हुआ, जैसा कि चीन में हुआ, तो फिर भी आसान था भारतीयता को डिफाइन करना। लेकिन साम्राज्य तो हमारे यहाँ अपवाद स्वरूप रहे। मौर्यों का साम्राज्य रहा जो ज्यादातर उपमहाद्वीप कवर करता था, बाद में उसके 600 साल के बाद गुप्ता साम्राज्य रहा जो मोर और लेस कवर करता था, और फिर उसके 1000 साल बाद मुगलों का साम्राज्य रहा, और मुगलों का भी ज्यादातर समय 1/3 इंडिया नहीं कवर था, वो केवल औरंगजेब के टाइम में जो है वो पूरा उपमहाद्वीप जो है वो कवर था। बाकी सारे टाइम में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था, समझते हैं ना, राजनीतिक बिखराव था, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे। जिस समय आज़ादी मिल रही थी उस समय भी क्या हो रहा था, अंग्रेज अपने ही वजह से, चालबाजी की वजह से या जिस भी वजह से कह रहे थे कि 550 तो रियासतें हैं और 550 रियासतों को अब आज़ाद रहना या पाकिस्तान का साइड लेना या हिंदुस्तान का साइड लेना, ये उनकी इच्छा है। तो क्या आप देख सकते हैं कि आधुनिक काल में जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप को एकत्रित कर चुका था राजनीतिक तौर पर पूरे पर, तब यह हाल था कि जब वो छोड़ रहे थे तो 550 हिंदुस्तान बनने वाले थे उसमें। तो हमारे हिंदुस्तान की तो प्रकृति ऐसी रही है, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियां, प्रजातियां, एथनिसिटीज, कैसे आप राष्ट्र डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये बहुराष्ट्रीय देश है। तो ये देश तो है, एक रिपब्लिक तो है, एक संविधान तो है, लेकिन राष्ट्र की जो बुलेट पॉइंट परिभाषा से हम जुड़े हुए थे, उस बुलेट पॉइंट के मुताबिक हमें ये कहना पड़ा कि बहुत से राष्ट्र हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय राज्य है। हिंदुस्तान जो है वो मल्टीनेशनल स्टेट है, ये एक नेशन स्टेट नहीं है। इससे हम काम चलाते रहे। उसमें बड़ी मुश्किलें आई, उसमें जो लोग राजनीति ज़्यादा वाइजली पहचानते थे, वो अपनी रगों में जानते थे। हमारे पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कि हम कहते तो हैं कि बहुराष्ट्रीय है, लेकिन अब और हम ये कहते हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यानी कोई भी राष्ट्र अलग होना चाहे तो भारतीय राष्ट्र राज्य को उसको अलग होने का अधिकार देना चाहिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। पुराने लोग, पुरानी पार्टी इस बात को जानती थी। जो नए लोग थे, नई पार्टी थी जो टूट फूट करके एक बहुत रेडिकल ग्रुप्स बने, वो कहते थे कि नहीं, उनको अलग होने का अधिकार है, भारत को अलग अलग हो जाना चाहिए। सबसे एक जो नक्सलाइट ग्रुप्स थे, उसमें एक बहुत थोड़े समय के लिए मशहूर ग्रुप था जिसको CRC कहते थे, केरल में वेणु उनका नाम था। उनकी पूरी नेशनलिस्ट थीसिस ही थी कि सारे राष्ट्रों को, मैंने लेनिन ने तो ये लिखा था कि कोई राष्ट्र अगर अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन हमारे कामरेड वेणु तो सबको मजबूर कर रहे थे कि अलग हो सकते हो और अलग हो जाना चाहिए। वो अलग हो जाना वो थोप रहे थे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे सिद्धांत में कि अगर राष्ट्र को अधिकार आप देते हैं तो आप उसको मजबूरी में कह देते हैं कि तुम अलग हो जाओ। ये तो हमने कभी भी नहीं कहा था। लेकिन अगर उसको मान भी लिया जाए तो भी हमें इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा कि इतनी विविधता होते हुए, इतनी गरीबी, इतने संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, सब कुछ होते हुए ये टिका हुआ कैसे है? क्या इसको जबरदस्ती बांध करके रखा गया है? तो शुरू में ये बहस जरूर थी। नेहरू ने जिन्ना के फेडरल कॉन्सेप्ट को इसलिए नहीं माना था, वो उसकी बात आज नहीं हो पाई, लेकिन वो उस समय बहस चली थी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी या जिन्ना क्या चाहते थे, काफी समय तक 1946 तक, आजादी के 1.5 साल पहले तक ये पोजीशन थी कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं इंडिया का, जिसमें केंद्र की सरकार के पास सीमित शक्तियां रहेंगी और ज़्यादातर शक्तियां जो है वो राज्य सरकारों के पास रहेंगी,
और अगर पंजाब और बंगाल केवल ये दो इलाके ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल थे, मुस्लिम बहुल क्या मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी थे, मुस्लिम बहुल से तो लगता है कि 80% नहीं 60-40 रहे होंगे, 55-45 रहे होंगे, मुस्लिम सिग्निफिकेंस, हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यूनाइटेड बंगाल में, और यूनाइटेड पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो इन दो जगहों पर अगर मुस्लिम पार्टियां सत्ता में आती हैं और फेडरल स्ट्रक्चर के अधीन वो रहने को तैयार हैं, बशर्ते कि चुनिंदा चीजों को छोड़कर, जैसे कि सुरक्षा, राष्ट्र डिफेंस, फाइनेंस वगैरह को छोड़कर बाकी सारी चीजें उन राज्य सरकारों के अधीन होंगी, तो हम विभाजन नहीं मानते। इसीलिए बहुत सारे लोग नेहरू को दोष देते हैं कि नेहरू ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया को छिन्न भिन्न कर देगा, और उनकी बात सही थी। आप 550 का उदाहरण मैंने दिया ही, और इतनी लड़ाई हुई, निजाम जो था वो बीच में बैठा हुआ अलग स्वतंत्र रहना चाहता था। एक फ्यूडल रूलर जो है वो या तो स्वतंत्र रहना चाहता था या फिर ये थ्रेट करता था कि पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे उसमें। तो संकट तो था, नेहरू की बात सही थी कि अगर ताकतवर यूनिफाइड सेंटर न हो तो भारत को एक रखना मुश्किल होगा, और भारत अगर एक नहीं होगा, 500 टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो ये भारत के लिए, इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आप कोई योजना नहीं बना सकते, और ये पूरा उपमहाद्वीप दुनिया की आबादी का 1/6 आधुनिकता में प्रवेश नहीं कर पाएगा, राजाओं और सामंतों के अधीन पड़ा रहेगा, और किसी भी और साम्राज्यवादियों के द्वारा भी छाप लिया जाएगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े राज्य जो एक दूसरे से लड़ रहे हो, इसको कोई उधर से आके सपोर्ट करेगा और कोई इसको इधर से आके सपोर्ट करेगा। तो बात उनकी सही थी, और हिंदुस्तान की एकता बची इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक मजबूत सेंटर की बात पर उन्होंने कहा कि ठीक है, विभाजन भी हम मानते हैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर तो कई विभाजन करवाएगा, सैकड़ों विभाजन करवाएगा, हाँ वो तो फ्रेगमेंटेशन कर देगा पूरे हिंदुस्तान का। तो हम मानते हैं कि नेहरू की पोजीशन सही थी, लेकिन हमारा जो समाज बना हुआ है उसमें दुर्भाग्य ये था कि फिर ये विभाजन हुआ, धर्म आधारित विभाजन हुआ, और जो लोग हम लोग यहाँ रह गए उनका दुर्भाग्य ये है, मतलब जो मुसलमान यहाँ रह गए वो, उनका दुर्भाग्य ये है कि वो और भी माइनॉरिटी हो गए, लेकिन इतनी बड़ी माइनॉरिटी थे कि उनको टारगेट करके मेजॉरिटी को कम्युनल बेसिस पर मोबिलाइज किया जा सकता था, जो इतिहास हम लोगों के सामने है। तो हमारे पास इस बात का जवाब नहीं था कि भारत की एकता उत्तर स्थायी क्यों होती जा रही है, कुछ जगहों को छोड़कर जहां सेंटर ने इतना अत्याचार किया है कि वो छोटे छोटे राज्य उत्तर पूर्व में या नॉर्थ में अलग होना हो सकता है, रेफरेंडम करा दिया जाए तो हो सकता है कि अलग होना चाहेंगे। ऐसे इक्के दुक्के अपवादों को छोड़कर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इंक्लूडिंग राइट टू सेसीड, ये भारत में कहीं मुद्दा नहीं रह गया। तमिलनाडु इतना भिन्न है हिंदी हार्टलैंड से, लेकिन वो भारत से अलग नहीं होना चाहेगा। इतना अलग होने के बावजूद कि इनका हिंदुत्व वहां थोड़ी दरार भी नहीं पैदा कर पा रहा है, वैसा तमिलनाडु भी भारत से अलग नहीं होना चाहेगा। वैसा तमिलनाडु जो बाकी भारत को या नॉर्थ इंडिया को इनके चंगुल में फंसता हुआ देख रहा है। हमारे हिंदी इलाके का ये दुर्भाग्य है कि हम सबसे अविकसित इलाका हैं इस पूरे देश का, सबसे सॉफ्ट हैं हम, वो बूंद हैं या वो सॉफ्ट मिट्टी हैं जिसमें बाकी ठोस राष्ट्रों को खोस दिया गया है, चिपका दिया गया है। और हिंदी न हो, हिंदी इलाका न हो तो हो सकता है तमिलनाडु बंगाल के साथ न रहे, हो सकता है तमिलनाडु पंजाब के साथ न रहे। तो हिंदी इलाका वो है जो आपस में एक साथ नहीं रह पाएंगे, उनको एक करने का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये सबसे पिछड़ा इलाका है, और ये वो जमीन है जो हिंदुत्व फासीवाद की जमीन बनी हुई है उसमें। तो आप देख रहे हैं पूरा चित्र कैसा उभर रहा है। ये इस पूरे चित्र में अगर फिर भी इतनी गरीबी, इतनी समस्या, इतनी आर्थिक राजनीतिक समस्या के बावजूद कोई अलग होना नहीं चाह रहा है, तो उसकी वजह क्या है? नंबर 1,
इस सवाल का हमें जवाब देना है कि भारत के राज्य से इतर हम ये मानते हैं कि किसी भी सेंट्रल पावर के पास भारत जैसे विविध समाज को जबरदस्ती जोड़कर रखना स्थायी नहीं हो सकता। कितनी भी ताकत क्यों ना हो, जबरदस्ती जोड़ के रखना स्थायी नहीं होता। इतनी ताकत है इजराइल के पास, छोटा देश होते हुए भी उसको पूरे वेस्ट का समर्थन है, इतना मिलिटरीली पावरफुल है, ब्रूटल स्टेट है, और उस ब्रूटल स्टेट को यहूदी पहचान पर जनता का बहुत बड़ा समर्थन हासिल है, फिर भी वो पैलेस्टीन को के सवाल को खत्म तो नहीं कर पा रहा है, दबा तो नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा विभाजन होता भारत की जमीन पर जैसा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है, तो यहाँ किसी भी ताकत के लिए भारत का राज्य बहुत बड़ा होते हुए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उतना ताकतवर नहीं है जितना इजराइल का राज्य है, ओके, मिलिट्री फोर्स के रूप में और दुनिया के समर्थन के रूप में। इसके लिए तो इतने बड़े देश को एक रखना मुश्किल हो जाता। तो भारत एक रखने में सेंट्रल रूल का एक रोल हो सकता है, लेकिन वो बहुत छोटा रूल है। भारत के एक रहने में कोई भारत के समाज के इतिहास से कोई चीज पैदा हुई, कोई आधार है। उस आधार को अगर हम ठीक ढंग से आर्टिकुलेट नहीं करेंगे तो लोग यही गलत सलत फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे कि भारत तो हिंदू है, क्योंकि मुसलमान तो सब जगह हैं और भारत में इस्लाम तो बाहर से आया था, तो भारत की परिभाषा कैसे तय होती है? तो भारत की परिभाषा हिंदू से तय होती है। और ये बात जो हमने शुरू में कहा, ये बात सारे लोग आसानी से मान लेंगे। इससे लोहा लेना है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस सवाल से लोहा लेने का काम किसी ने किया नहीं सिवाय नेहरू के। नेहरू जब उनसे आपके हमारे मतभेद चाहे जो हों, लेकिन जब वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे तो कोई जेल में वक्त थोड़ी काट रहे थे सिर्फ कि कुछ नहीं करना था तो चलो एक किताब लिख देते हैं। वो अकेली ऐसी सीरियस किताब है जो इस सवाल से जूझने की कोशिश करती है कि क्रूडली कहा जाए कि वो पूछते थे कि ये भारत माता है कौन, और बड़े ईमानदारी से कहते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो बाहरी हूँ, मैं बाहरी हूँ और बाहर से देख रहा हूँ कि ये है कौन। वो मानते थे कि उनका जो है गांधी जैसे रचे बसे थे, भारतीय समाज की जमीन के जैसे उत्पाद थे। नेहरू अपने को जानते थे, उस रूप में नहीं थे, हालांकि वो भी यहीं के थे, लेकिन उस रूप में नहीं थे जैसे कि गांधी थे, उस रूप में भी नहीं थे जैसे कि हिंदू महासभा थी या मुस्लिम लीग थी या इवन तिलक, मदन मोहन मालवीय, या जो भी नाम आप ले लीजिए। वो लोग जितना जमीन से जुड़े हुए थे उतना भी वो नहीं जुड़े थे, हालांकि इसी जमीन की पैदाइश थे, लेकिन सबसे अच्छा इस जमीन को पहचानने का काम उन्होंने किया। गांधी ने भी नहीं किया, हम कहेंगे, आपको ताज्जुब होगा ये सुन के, हम लोग मानते हैं गांधी ने भी नहीं किया। गांधी थे इस जमीन के, लेकिन उनको ये इस जमीन को पहचानने की कोई बौद्धिक या ऐतिहासिक कसरत की उनको जरूरत नहीं थी। वो अपनी रगों में महसूस करते थे कि हम इस जमीन के हैं। और ये अच्छा भी था क्योंकि गांधी वो पहले व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान के 2500 साल के इतिहास में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक तौर पर सक्रिय बनाया। हिंदुस्तान कभी सक्रिय राजनीतिक तौर पर रहा ही नहीं है। इवन पुरातन काल में चीन राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहा है। चीन में हमेशा एक साम्राज्य था, चीन में हमेशा जनता राजनीतिक जनता थी। चीन में धर्म का उतना जीवन, लोक जीवन धर्म से उतना नहीं चलता था जितना राज्य से चलता था उसमें, और जिसका उन्होंने नुकसान भी उठाया, लेकिन जिसका बहुत फायदा उठाया और आज भी उठा रहे हैं उसमें, जिसकी वजह से चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है। एनीवे, तो गांधी को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि भारतीयता क्या है, इसलिए वो बड़े स्पॉन्टेनियसली उन्होंने भारत को नाद लिया एक आधुनिक लड़ाई में, राष्ट्रवाद की लड़ाई में। लेकिन जो उनकी ताकत थी वही उनकी कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी? भारत की जमीन की जो कमजोरी थी वही गांधी की भी कमजोरी थी, क्योंकि गांधी के पास भारत के लिए भविष्य का कोई प्रस्ताव नहीं था। गांधी के पास भविष्य का जो प्रस्ताव था वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये दुनिया ने साबित किया। गांधी उन अकेले ह्यूमैनिटीज के सबसे बड़े लीडर्स में से हैं
क्राइस्ट और मूसा और क्राइस्ट और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो दुनिया भर में माने और जाने और पूजे जाते हैं, लेकिन जो वो बुनियादी बात कहते हैं वो एक अक्षर कहीं पर लागू नहीं होता है। कहीं पे विलेज रिपब्लिक नहीं चलता है, कहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी नहीं चलती है, कहीं पे गांधीयन प्रयोग सही साबित नहीं हुआ है। वो फंडिंग लेकर के या राज्य सत्ता के सहयोग से गांधीवादी संगठन अपने आप को जिंदा रखें, एनजीओ के रूप में चले या सरकारी सहयोग पर चलने वाले किसी प्रोग्राम के रूप में चले, वो अलग है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन हम बात दूसरी कह रहे हैं कि क्या गांधीवाद किसी आधुनिक समाज को राजनीतिक और आर्थिक संरचना के रूप में कोई प्रस्ताव पेश करता है, और वो प्रस्ताव क्या कहीं पर भी प्रैक्टिकेबल है? तो गांधी जो कहीं नहीं लागू होते वो सब जगह पूजे जाएंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है, हम तो गांधी की बहुत इज्जत करते हैं। गांधी नहीं होते तो हम बता रहे हैं पार्टीशन वाली लड़ाई कब तक चलती रहती और हम कितना मार काट मचाए रहते। सबसे बड़ी बात, गांधी नहीं होते तो ये देश अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा नहीं हुआ होता। नेहरू के बस का नहीं था, जिन्ना के बस का नहीं था, इवन तिलक और रानाडे और गोखले के बस का भी नहीं था। गांधी के आने का ही इस देश को इंतजार था। तो ये सारी इज्जत मानते हुए लेकिन हम एक दार्शनिक सैद्धांतिक तौर पर बात कर रहे हैं कि क्या उनके पास भारत के भविष्य के लिए कोई प्रस्ताव था जिसके आधार पर भारत बन पाता? तो वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी डिसॉल्व कर दो, वो तो कह रहे थे कि भारत गांवों के रिपब्लिक्स का एक समूह है। ये कभी होता? नो पार्टी डेमोक्रेसी है, नो पार्टी डेमोक्रेसी। हाँ, वो कभी नहीं होता। और उसमें आप जानते हैं कि वो विलेज रिपब्लिक में क्या होता? बड़ी बात होती थी ना हजारे की, कि हजारे जो है अपने गांव में पंचायत चलाते हैं 30 साल से इलेक्शन नहीं होने दिया ग्राम पंचायत का। लोगों को शराब छुड़ाने के लिए पेड़ से बांध करके पिटवाते थे। यही विलेज रिपब्लिक की डेमोक्रेसी थी। उसमें गांधीयन डेमोक्रेसी यही है। गांधीयन डेमोक्रेसी के लिए महात्मा गांधी का एक महात्मा डिक्टेटर के रूप में होना जरूरी है। हर गांव को एक महात्मा डिक्टेटर चाहिए, वो विलेज रिपब्लिक चलाने के लिए। डेमोक्रेसी नहीं चल सकती उसमें। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। इस कॉम्प्लेक्स पिक्चर में आप गांधी की, मैं वामपंथी हूँ इसलिए आप कहेंगे कि आप तो गांधी की आलोचना करेंगे ही। हम गांधी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको हकीकत का बयान कर रहे हैं कि कोई जगह बताइए जहाँ गांधी के विचार के आधार पर कोई राष्ट्र राज्य या कोई विलेज रिपब्लिक स्थापित हुआ हो, जो बिना किसी आधुनिक राज्य के और बिना आधुनिक अर्थतंत्र के चलता हो। तो दुनिया में लोगों की पूजा ऐसे ही होती है। हम भी गांधी को पूजते हैं, पूजते रहेंगे, लेकिन अपना देश चलाने के लिए, अपने देश के लिए भविष्य का प्रस्ताव रखने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़े होकर सोचना पड़ेगा। तब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी ने ये चिंता ही नहीं की कि भारत की एकता का जमीनी कारण क्या है, तो कोई ना कोई आके ये कहेगा कि हिंदू। और उसका जवाब हमारे पास क्या है? वामपंथ ने इस प्रश्न से, हम सब वामपंथी, कई लोग यहाँ पर स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, और हम कहेंगे कि हमारी पार्टी ने इस पर चर्चा नहीं की, इसलिए पार्टीशन के लिए भी गलत पोजीशन लिया। हम लोग एनएसआई में ये मानते हैं कि पार्टीशन का जो पोजीशन लिया वो गलत पोजीशन था। रोका जा सकता था कि नहीं पार्टीशन, ये अलग से बात है। ये तो जैसे नेहरू की पोजीशन ज़्यादा ठीक लगती है कि वो मानते हैं कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने माना कि पार्टीशन रोका नहीं जा सकता। जो इतिहास की गति चल पड़ी थी अंग्रेजों की वजह से, लीग की वजह से, भारतीय ज़मीन की वजह से, रोका नहीं जा सकता था। लेकिन हमने तो सिद्धांत कर दिया कि वो अलग राष्ट्र है। उसमें एक तरह से उसमें भी विवाद था, हमारी पार्टी में भी विवाद था। हम जितना सिंपलिस्टिक बता रहे हैं उतना सिंपलिस्टिक नहीं था, लेकिन मोटे तौर पर ये था। तो हमने इस सवाल से हम जूझे नहीं हैं, और हमारे डिक्लाइन के कारणों में ये भी एक है। वामपंथ की समस्या जो है उसके कारणों में ये भी एक है। जब ये कहा जाता है कि वामपंथ ने हिंदुस्तान की ज़मीन को नहीं पहचाना, तो गलत कारणों से कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मार्क्सवाद तो यूरोपीय चीज़ है, इनको तो हिंदुस्तान कभी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये बाहर की आइडियोलॉजी लेकर के आए हैं। ये गलत है। आइडियोलॉजी तो हर बाहर की ही होती है, आइडियोलॉजी का कोई देश नहीं होता। टैगोर को तो सब
मानते हैं ना, पूछते हैं ना, टैगोर कौन सा राष्ट्रवादी थे? वो तो अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। गांधी नहीं हुए होते अगर विदेश नहीं गए होते तो। जो सबसे ज्यादा जमीनी हिंदुस्तानी है उसको भी हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट बाहर जाके समझ में आता है। हिंदुस्तान में रहते हुए वो हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान उसके खून में बहता है। लेकिन जो भी चीज आपके खून में बहता है वो जरूरी नहीं है कि आप उसे समझते हो। अगर नहीं तो आप कैंसर खुद ही पकड़ लेते हैं, आपको टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके शरीर में कैंसर जब पलना शुरू होता है तो आपको पता नहीं चलता, खून में बह रहा होता है, आपका सेल में पल रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो हम हिंदुस्तान जीते हैं हिंदुस्तान में रह करके, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हिंदुस्तान समझ में आता है। वो कारण है, मार्क्सवाद कारण नहीं है हिंदुस्तान को नहीं समझने का। वामपंथियों को हिंदुस्तान न समझने का कारण ये है कि हिंदुस्तान उनकी रगों में बहता है, और रगों में हिंदुस्तान बहे वो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तानी है। और जिस तरह से स्वाभाविक तौर पर हम अपने शरीर में रहते हैं लेकिन अपना शरीर नहीं समझते, उसी तरह से हम लोगों ने भी हिंदुस्तान के शरीर में रहते हुए शरीर को नहीं समझा है। उसके लिए अलग से सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। जैसे शरीर को समझने के लिए अलग से विज्ञान की जरूरत पड़ती है अपने ही शरीर को समझने के लिए, वैसे ही अपनी ही जमीन को समझने के लिए अलग से सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। और जो सिद्धांत हम फॉलो करते रहे हैं वो केवल क्लास बेस्ड सिद्धांत फॉलो करते रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर सही आरोप लगाया जाता है कि हम जाति नहीं समझ पाए। वैसे जाति कौन समझ पाया? हमको तो चपत लगाना आसान है, क्योंकि कोई एक हमारे मित्र थे, आप यहाँ क्लब से जुड़े हुए एक हमारे पुराने मित्र थे, वो कहते थे मार्क्सवाद क्या हुआ? कोई सड़ियल सी कुतिया हो गई जिसको जो भी बगल से गुजरता है अकारण ही एक चप्पल लगा देता है, एक लात लगा देता है। तो हमको तो चपत लगाना आसान है क्योंकि हम आइसोलेटेड हैं। लेकिन किस दलित संगठन ने जाति समझ लिया? अगर किसी दलित संगठन ने जाति समझ ली तो दलित संगठनों के ज्यादातर लोग जो है वो हिंदुत्व के पक्ष में भी, काफी सारे लोग हिंदुत्व के पक्ष में क्यों चले गए? मंत्री क्यों बने हुए हैं? यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स मंत्री बने हुए हैं जो बहुत ही रेडिकल दलित संगठन के संस्थापकों में से एक थे, दलित पैंथर महाराष्ट्र के, वो यहाँ मंत्री बने हुए हैं। तो किसने जाति समझ ली? लोग कहते हैं कि हमने जेंडर नहीं समझा। तो किसने जेंडर समझ लिया? किसने पूरे सारी औरतों के सवाल को मोटा बड़ा राजनीतिक सवाल बना करके कैसे खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आज भी औरतें हो सकता है कि उसी तादाद में मोदी को वोट देती हूँ जिस तादाद में मर्द देते हो सकता है ज्यादा भी देती हूँ। तो किस स्त्री आंदोलन ने जेंडर का मसला हल कर दिया? वामपंथ को तो चपत लगाना बहुत आसान है कि आपने जाति नहीं समझी, आपने जेंडर नहीं समझा, आप क्लास करते रहे। हमको इस बात का दुख है कि हम क्लास करते रहे और वर्किंग क्लास नहीं हमें अपना नहीं माना, वर्किंग क्लास नहीं हमें पीट दिया। हमें तो ऑलरेडी हम इस दर्द से पीड़ित हैं। अब जो इस दर्द से पीड़ित है कि हमारे ही क्लास ने हमको नहीं माना, उसको और तुम दूसरा चपत भी लगा देना चाहते हो कि दलित ने भी नहीं माना और स्त्री ने भी नहीं माना उसमें। लेकिन किसने दलित को माना? किसने दलित की समस्या का हल निकाला? अंबेडकर ये कह के चले गए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में कि दलित समस्या को हल करने के लिए हिंदू धर्म का खत्म होना जरूरी है। अब बताइए ये कोई सोल्यूशन है? ऑल अंबेडकर की हम बहुत इज्जत करते हैं, उसके बावजूद जैसे गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन गांधी की कई बातें नहीं मानते, वैसे ही अंबेडकर की इज्जत करते हैं और अंबेडकर की कई बातें नहीं मानते। आप बताइए किसी समस्या को हल करने के लिए उस समस्या को छोटा करना होता है। अंबेडकर ने उस समस्या, काफी बड़ी समस्या थी, लेकिन उसको हल करने के लिए उसको और भी बड़ा कर दिया कि हिंदू धर्म तो भाई और भी अस्थायी है। हाँ, और भी अस्थायी है ना। सारी दुनिया अलग अलग ढंग से 95% धार्मिक है। धर्म के कारण को हम समझ नहीं पाए हैं कि धर्म इतना चिरस्थायी क्यों है। धर्म का कोई आधार, भौतिक आधार क्या है, या जो उसका माइथोलॉजिकल थ्योरेटिकल आधार है वो नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये विश्वास के रूप में ये कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन उस ईश्वर पर आधारित धर्म जो है 95% ह्यूमैनिटी को और इवन वैज्ञानिकों को और दार्शनिकों को ज्यादातर को धर्म स्वीकार्य है। तो ये कोई बड़ी गहरी प्रक्रिया है ना।
इतनी गहरी प्रक्रिया जो हजारों साल से पूरी मानवता में स्थायी हो और एक झूठ पर आधारित हो, लेकिन फिर भी सच हो, क्योंकि इतने लोग मानते हैं, जो शुरू में बात हो रही थी, तो वो उसको खत्म करना पूर्व शर्त हो जाए जाति को खत्म करने का, तो ये तो समस्या को बड़ा करना हुआ ना। तो ये जो वापस हम इस वाली बात पर आए कि हम जब कोई नहीं, मैं इसमें पी रहा था। जब कोई ये पूछेगा कि भारतीयता का आधार क्या है, मैं एक जंप लगा रहा हूँ, मुझे ये बहुत समय हो गया तो मुझे ये साबित करने का मौका नहीं मिला कि भारत की एकता के लिए किसी न किसी प्रकार की भारतीयता जड़ में है। इस पर भी बहुत बात की जा सकती है, और ये हम लोग तो विशेषज्ञ तो है नहीं, तो हम किताबों से पढ़ के, इतिहासकारों से, दार्शनिकों से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पढ़ के ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयता क्या है उसमें। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अगर केंद्रीय राज्य भारत को एक रखने का अकेला कारण नहीं है, तो कोई दूसरा कारण होगा, और वो दूसरा सबसे बड़ा कारण बहुत जटिल है, लेकिन उसको एक शब्द में हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो शब्द है भारतीयता। भारतीयता को ये इन लोगों ने हमें मजबूर किया इस सवाल तक आने के लिए, जो भारतीयता की हिंदू व्याख्या है उसने मजबूर किया हमें इस सवाल पर आने के लिए, लेकिन हम इसको पूरा गलत मानते हैं। भारतीयता में धर्म शरीक है, तो हिंदू भी शरीक होगा, लेकिन वो भारतीयता की परिभाषा नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता ये कि हमें भारतीयता का कोई ऐतिहासिक अवधारणा पेश करनी पड़ेगी। धार्मिक अवधारणा भी हो सकती है। धार्मिक अवधारणा में एक पॉलिटिकल माइथोलॉजिकल अवधारणा है, वो भी उसका एक सबसेट है, उसका एक हिस्सा है। इनकी जो हिंदुत्व की जो परिभाषा है ना, वो धार्मिकता की अकेली परिभाषा नहीं है। दरअसल वो धार्मिकता हिंदू धर्म के आधार पर ही ये हिंदू धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो। हमारा ये टास्क नहीं है कि नफा नुकसान हिंदू धर्म का क्या है, लेकिन फिर भी हम ये कहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड परिभाषा ली जाए तो ये हिंदू धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनमें से कोई भी हिंदू धर्म के इतिहास को इन्होंने ठीक से न पढ़ा है न जाना है, बहुत सेलेक्टिव है, बहुत एक्लेक्टिक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल करके ले आते हैं। तो हमारी परिभाषा में हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदू किस तरह से शरीक है, मुसलमान किस तरह से शरीक है, सिख किस तरह से शरीक है। तो ये वाला मसला तो आम हो गया, इसी को ये हम कोई पायनियर नहीं है। ये जो सर्वधर्म संभाव वाली व्याख्या होती है सेकुलरिज्म की, अगर हम इतने ही पे रुक गए कि सारे धर्म जो हैं वो शरीक हैं भारतीयता में, यानी सारे धर्मों को मिला करके भारतीयता बनती है, तो हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम सर्वधर्म संभाव कह रहे हैं। और सर्वधर्म संभाव को या तो हिंदुत्व की तरफ झुकना पड़ेगा, या उसको सिविक नेशनलिज्म, नागरिक राष्ट्रवाद की तरफ झुकना पड़ेगा। सर्वधर्म संभाव अपने आप में कोई गहरी परिभाषा नहीं बन सकता, जो टॉलरेशन पर सहिष्णुता पर आधारित हो। तो आप अपील ही कर पाएंगे ना कि भाई सहिष्णु बनो, तो कोई राष्ट्र अपील पर कायम होता है, कोई राष्ट्र अपील पर तो नहीं चल सकता। क्या हुआ अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अपील को, तो क्या होगा? लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उस अपील को, सर्वधर्म संभाव वाले अपील को अब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वहीं से हिंदुत्व को ताकत मिल रही है। तो यहाँ सिर्फ धर्मों के संकुल को, धर्मों के समूह को भारतीयता नहीं कहा जा सकता। तो जब हम कहते हैं कि भारतीयता ऐतिहासिक है, तो हम सिर्फ धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में हम फार्मूले के रूप में रख देंगे, क्योंकि मैंने समय ज़्यादा ले लिया है और होपफुली आप चर्चा में और बातें निकलेंगी। हम एक फार्मूले के रूप में रखेंगे कि भारतीयता के बारे में हम लोग किस प्रकार की प्रस्थापना पर डगमगाते हुए, डरते झिझकते कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए, हमारे भाई बिरादर से हम लोग पीटे ही जाते रहे हैं। हम लोगों को जनता तो कम पीटती है, वामपंथी ज़्यादा पीटते हैं। मतलब जो वामपंथियों में विभाजन है वो आलोचना ज़्यादा होती है। तो हम लोग बहुत हिचकते हुए कुछ प्रस्थापनाओं तक पहुँच रहे हैं। वो प्रस्थापनाएं ये है कि ऐतिहासिकता पर आधारित भारतीयता की परिभाषा क्या हो। परिभाषा नहीं,
भारतीयता का इतिहास क्या रहा है, और वो धर्म पर आधारित केवल नहीं है, हालांकि धर्म उसमें होगा, माइथोलॉजी पर आधारित नहीं है, हालांकि माइथोलॉजी उसमें होगी। तो हम इसमें 4-5 चीजें देखते हैं और उनको 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। इतिहास को देखने का दृष्टिकोण भी इसमें विवाद के घेरे में आता है, क्योंकि वामपंथियों का ये समस्या काफी गहरी है। इतिहास के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, या हमारी समझ या सिद्धांत क्या है, ये इस बात से जुड़ा हुआ है। अगर वामपंथी प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भारत का इतिहास इस रूप में लिखने की कोशिश की है कि भारत का इतिहास उत्पादन प्रणालियों का इतिहास है, हम थोड़ा क्रूडली रख रहे हैं, उन्होंने, वो विद्वान लोग हैं तो काफी इफ एंड बट करके उन्होंने लिखा है, काफी उसमें इंक्लूड करके लिखा है, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि भारत का इतिहास उत्पादन प्रणालियों का इतिहास है। और वो मार्क्सिस्टों के बीच में बड़े लंबे चौड़े विवाद का विषय रहा है कि एशियाटिक मोड क्या होता है, फ्यूडलिज्म यहाँ था कि नहीं था, तो था तो किस प्रकार क्या था। तो एशियाटिक मोड से हम सीधे फ्यूडलिज्म में कूदे कि किसी ट्राइबलिज्म से गुजरे, फ्यूडलिज्म कितना है, आज तक वामपंथियों में ये बहस चले जा रही है कि भारत में फ्यूडलिज्म है कि नहीं है तो कितना है उसमें, और पूंजीवाद किस रास्ते से आया। लेकिन हम एक मोटी बात उठा रहे हैं कि इस तरह से उत्पादन प्रणालियों के सीक्वेंस के रूप में भारत का पूरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता। वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, आर्थिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, उत्पादन प्रणाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। लेकिन वही केवल हिस्सा होती तो आप ये बताएं कि फिर जाति क्यों चले जा रही है। तो लोग कहेंगे कि जाति को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो नई उत्पादन प्रणाली आती है वो अपने में आर्टिकुलेट कर लेती है, जोड़ लेती है। तो क्यों जोड़ लेती है, उसकी मजबूरी क्या है? पूंजीवाद को जाति व्यवस्था जिलाए रखने की मजबूरी क्या है? तो कहेंगे कि चूंकि जाति व्यवस्था है और वो उत्पादन, उसको उल्टा करना बड़ा क्रांतिकारी काम होगा, समाज में बड़ी उथल पुथल लाएगा, तो ये झंझट क्यों मोल लें हम, हमको तो अपना मुनाफा कमाना है। तो समाज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जाति मान के चल रहा है तो जाति मान के चलने दो, हम उसके साथ जीते हुए पूंजीवाद चलाएंगे। तो भारतीय पूंजीवाद भारतीय जाति व्यवस्था के साथ सह अस्तित्व में रहेगा। लेकिन इसमें इस सवाल का जवाब तो नहीं मिलता ना कि ये मजबूरी उनको आती क्यों है। आखिर जाति व्यवस्था में कोई ताकत होगी ना, कोई उनमें उसके चिरस्थायी होने का या स्थायी होने का कोई कारण होगा ना, तभी तो पूंजीवाद को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा कि बाकी देशों में तो हम जाति व्यवस्था के बिना ही काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जाति व्यवस्था के साथ काम चलाएंगे। इस सवाल का जवाब तो नहीं निकलता ना। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि आप केवल उत्पादन प्रणाली के आधार पर लंबे दौर में 3000 साल के भारतीय इतिहास को समझ नहीं सकते। और अगर आप नहीं समझ सकते तो आप उत्पादन प्रणाली वाला एक तरफ रख दीजिए, वो ज़्यादा विकसित है वामपंथियों के बीच में, उत्पादन प्रणाली वाली बहस हुई है, लेकिन उत्पादन प्रणाली को छांट लिया जाए समाज से, समाज में छांट नहीं सकते। समाज तो सारा एक ही साथ चलता है, जाति व्यवस्था भी है, पूंजीवाद भी है, जेंडर भी है, ट्राइबल सोसाइटी भी है, सब कुछ एक ही साथ है, आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली आपको अलग अलग करना पड़ता है। तो अगर आप समाज से उत्पादन प्रणाली डिस्टिल करके अलग रख दें कि इससे हम अलग से डील करेंगे, और बाकी देखें कि बचता क्या है, अगर उत्पादन प्रणाली डिस्टिल करके छांट ले अलग, तो बाकी समाज में जो बचता है वो सिर्फ उत्पादन प्रणाली की वजह से है या उसका अपने आप में होने का कारण है। तो जो हमारे पास ये मॉडल था कि उत्पादन प्रणाली की वजह से है, उसको हम लोग कहते थे बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, कि उत्पादन प्रणाली बेस है और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक विचार पैदा करता है, राज्य पैदा करता है, संस्कृति पैदा करता है, साहित्य पैदा करता है, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ बाकी समाज जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी इस उत्पादन प्रणाली जो ठोस है ये उसका धुआं है, सारा समाज जो है वो उत्पादन प्रणाली का धुआं है। ये बात तो साबित नहीं की जा सकती कि धुएं का हिस्सा है जो उत्पादन प्रणाली के पहले से चला आ रहा है, इस वाली उत्पादन प्रणाली के हजारों साल पहले से चला आ रहा है, जैसे कि धर्म, जैसे कि जाति, जैसे कि पेट्रियार्की। तो ये इस मॉडल में सारा फिट नहीं होता। तो हमें
मार्क्सवादी होते हुए मार्क्सवाद को ऐसे विकसित करना पड़ेगा जिसमें हम समझ सकें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भौतिक आधार भले उत्पादन प्रणाली में हो, लेकिन अपना स्वायत्त, अपना ऑटोनोमस वो अस्तित्व बना लेती हैं और चलती रहती हैं, जैसे कि धर्म, जैसे कि जाति। उसमें एनीवे उस थियरी की बहस में आज हम नहीं जा रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि अगर छांट लिया जाए ये वाला हिस्सा, बाकी समाज हम इसको कहते हैं, कि बाकी समाज वाला हिस्सा छांट लिया जाए और उसकी अलग से विवेचना की जाए और फिर मिला के इतिहास बनाया जाए, तो ये लंबा चौड़ा काम है। हमारे वामपंथी विद्वानों ने भी ये काम ठीक से नहीं किया है और ये भविष्य में उनको करना पड़ेगा। हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, हम तो एक्टिविस्ट हैं, लेकिन हम अपना काम चलाओ, चूंकि वो नहीं कर रहे हैं और कोई लेनिन हमारे बीच में है नहीं, तो हम अपना काम चलाओ सिद्धांत बनाते रहते हैं। काम चलाओ सिद्धांत बनाना पाप नहीं है। डॉगमा और पॉपुलिज्म के पैरों पे लंगड़ाना पाप हो सकता है, लेकिन काम चलाओ सिद्धांत बनाना पाप नहीं है। जो कहता है कि सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं, वो किसी न किसी घटिया दर्जे के सैद्धांतिक का बिना जाने चेला होता है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि किसी दूसरे संदर्भ में। तो हर कोई सिद्धांत जो भयंकर प्रैक्टिशनर है ना, एक्टिविस्ट है ना, जो कहता है कि सिद्धांत की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो किसी घटिया सिद्धांतकार का चेला होता है बिना जाने। उसमें सिद्धांत तो हमें काम चलाओ बनाना पड़ेगा। हम दो हिस्से में बांट के देखते हैं, पूरे इतिहास को देखें तो जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसी मेरी आदत है मैं बहुत समय खा जाता हूँ। तो एक को हम थोड़ी देर के लिए, या मैं जानता हूं कि बहुत सारे सवाल आपसे उठेंगे और आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन अच्छा है कि नहीं मानेंगे ताकि बहस होगी, कि एक को हम कहेंगे ऊपर से आने वाला इतिहास। ऊपर से आने वाला इतिहास यानी हम उदाहरण देते हैं, 3 उसके हम प्रधान एरा मानते हैं, युग मानते हैं। एक को हम कहेंगे सांस्कृतिक एरा। सांस्कृतिक एरा का सिर्फ संस्कृत से लेना देना नहीं है, ये उदाहरण के लिए हम एक नाम ले रहे हैं। संस्कृत चूंकि एलीट की भाषा थी एक जमाने में, बुद्धिजीवियों की भाषा थी, धर्म की भी भाषा थी, लेकिन सिद्धांतकारों की, दार्शनिकों की भाषा थी, और टुकड़े टुकड़े में एटलीस्ट गुप्ता साम्राज्य में वो राज्य की भी भाषा थी। बौद्ध मौर्य साम्राज्य में संस्कृत राज्य की भाषा थी कि नहीं थी, हो सकता है, मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है। संस्कृत भी थी, पाली भी थी, अशोक के लाट जो है वहां पर लिखा हुआ है, पाली में लिखे हुए हैं। लेकिन गुप्ता साम्राज्य में राज्य की भी भाषा थी। उस पूरे युग को हम सांस्कृतिक एरा में ले आए हैं। एक कोलंबिया के एक प्रोफेसर हैं, उनका शब्द है, हमने उसको गौरव कर लिया है। सांस्कृतिक एरा जो है वो गुप्ता साम्राज्य को बीच में रख के उसके 1000 साल पहले और उसके 500 साल बाद तक, ये इस एरा को सांस्कृतिक एरा कहेंगे, जिसमें उच्च साहित्य लिखा गया, बहुत सारा धर्म और कर्मकांड सारा कुछ उसमें था। लेकिन जो कुछ भी उच्च साहित्य लिखा गया वो ज़्यादातर संस्कृत में था उस पीरियड में, और उस पीरियड में उस योगदान था हमारी सभ्यता का, भारतीयता का योगदान था, गणित में योगदान था, एस्ट्रोनॉमी में योगदान था। भले ही एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी से, अंधविश्वास से अलग करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी गणना तो आती थी ना, ग्रहों नक्षत्रों की गणना तो आती थी और बहुत बारीक गणना आती थी, और बहुत आगे तक प्रिडिक्ट कर सकते थे कि चंद्र ग्रहण कब होगा और तिथि कब बदलेगी और कितने बज के कितने मिनट पर कितने सेकंड पे तिथि बदलेगी और कौन सा नक्षत्र आएगा। ये सारी गणनाएं तो थी, और ये सारी मैथमेटिक्स की, हाई लेवल मैथमेटिक्स की मांग करता है। रमिला थापर अपनी किताब में उदाहरण देती हैं कि आर्यभट्ट को पाई, आप जो लोग आप पढ़ रहे होंगे गणित, पाई जो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का रिश्ता है, एक संख्या है जिसको पाई कहते हैं। वो पाई की गणना दशमलव के 5वें स्थान तक आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 साल पहले सूर्य केंद्रित ग्रह व्यवस्था की ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये कहा था। चूंकि यूरोप में सांस्कृतिक क्रांति हुई और बाद में यूरोप जो है वर्चस्वशाली बना सारी दुनिया में, तो कोपरनिकन रिवोल्यूशन कहा जाने लगा, लेकिन वो कोपरनिकन रिवोल्यूशन उससे 1000 साल पहले हमारे यहाँ हो चुका था। अब इसके विस्तार में हम जा सकते हैं, लेकिन आज उस पर न जाएं। हम सिर्फ आपसे ये सवाल पूछेंगे
कि सांस्कृतिक एरा के इतिहास को कोई वामपंथी, कोई दलित आंदोलन वाला, कोई स्त्री आंदोलन वाला उस पीरियड का इतिहास के प्रति क्या रुख अपनाएगा। वामपंथी कहेगा कि वो एक एशियाटिक राजाओं का समाज था और सब कुछ बुरा हुआ वहां पर, तो ये तो था कि सब कुछ बहुत कुछ बुरा हुआ राज्य और के स्तर पर। पुरानी दुनिया में तो सब कुछ बुरा होता ही था। पुरानी दुनिया में जिस समय यूरोप में सांस्कृतिक वैज्ञानिक क्रांति हुई, क्या उस समय यूरोप में मजदूर वर्ग का राज था? क्या उस समय यूरोप में क्या कहते हैं ये आधुनिकता थी? नो, यूरोप सामंती था और उसी के बीच से वैज्ञानिक क्रांति भी पैदा हो गई। तो अब अगर हम ये कहें कि हम चूंकि सर्वहारा हैं, इसलिए सर्वहारा पूंजीवाद के जमाने के या सामंतवाद के जमाने के इतिहास पर और क्या रुख अपनाएगा? यही कहेगा ना कि सब बंटाढार था और हमारे पूर्वजों ने अत्याचार झेला और अत्याचार के अलावा उस समय के इतिहास में कुछ नहीं था। तो सारी दुनिया का इतिहास एक ही लाइन में लिखा जाएगा कि सारी दुनिया में मानवता का इतिहास जो है अत्याचार का इतिहास था। अत्याचार का इतिहास और शोषण का इतिहास चले जा रहा है, और जब हमारा सर्वहारा का राज्य आएगा तो फिर इतिहास शुरू होगा हमारा। ऐसे इतिहास लिखते हैं हम। अगर दलित कहे कि हमसे क्या पूछते हो, भारत का इतिहास क्या था, हमसे एक तो जला ऊपर से नमक छिड़कते हो, कि हमसे पूछते हो कि ब्राह्मणवाद में आर्यभट्ट हुआ था और कालिदास हुआ था, कालिदास को फेंको कूड़े में, आर्यभट्ट को फेंको कूड़े में, सब ब्राह्मण थे। अगर दलित इतिहास के प्रति ये दृष्टिकोण अपनाए तो क्या ये दलित के हित में है? स्त्री ये दृष्टिकोण अपनाए कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी 11वां प्रश्न पूछा तो सिर खंड खंड हो जाएगा, तो दलित स्त्री से सिर्फ यही कहे कि जहां प्रश्न पूछने पे सिर खंड खंड हो जाता था, वो इतिहास मुझसे पूछते हो कि हम इतिहास के प्रति दृष्टिकोण क्या अपनाएं? ये सवाल सिर्फ वामपंथियों से नहीं है, ये सवाल सारे सामाजिक आंदोलनों से है कि इतिहास के प्रति कौन सा दृष्टिकोण वो अपनाएंगे। अत्याचार हुआ लेकिन उपलब्धियां भी थी। आप अत्याचार की बात करेंगे, उपलब्धि की बात कोई और करेगा, और उपलब्धि की बात कोई और करेगा तो जनता उसके पीछे जाएगी, क्योंकि जनता कोई पहचान चाहती है, कोई गौरव चाहती है कि हम भारतीय होने पर हम गौरव कर सकें। इसीलिए इतनी आसानी से कह देते हैं कि ये सारे नेगेटिव हैं, मोदी पॉजिटिव है। वो कहता है कि भारत का नाम हो रहा है, भारत में ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो भारत तो गड्ढे में जा रहा है। मोदी ने इतनी तेजी से गड्ढे में ले गया है जितना जिसको 100 साल में लगेंगे उबारने में, लेकिन जनता तो ये मानती है, एक बड़ा हिस्सा तो ये मानता है। तो आपको इतिहास के बारे में अपना दृष्टिकोण तय करना पड़ेगा, और ये सवाल हम वामपंथियों से है, और ये सवाल दलित आंदोलन से है, ये सवाल स्त्री आंदोलन से है। आप कालिदास को ब्राह्मण कह के फेंक दोगे? हम तो साहित्य के नाम पर, जैसे हम अक्सर अपने दोस्तों में बात करते हैं कि भारत जो है हमारे लिए अशोक, अकबर और नेहरू का भारत है, हम तो भगत सिंह वाले हैं। नो, लेकिन हम भगत सिंह का नाम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो पता है ना कि किसने कितना असर डाला हमारे समाज पर, किसने कितना बनाया। तो हम भगत सिंह वाले होते हुए हम कहते हैं कि भारतीयता अशोक, अकबर और नेहरू की भारतीयता है। बहुत सारे नाम जोड़ देंगे आप इसमें, लेकिन आप मतलब समझिए, नाम जोड़ना नहीं है। उसी तरह से साहित्य में आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे कि ये कालिदास, गालिब और रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत है। ये कालिदास, गालिब और रविन्द्रनाथ टैगोर की भारतीयता है उसमें। तो आपको इस तरह से दृष्टिकोण तय करना पड़ेगा। ये ऊपर से आने वाला है संस्कृति का। अब हुआ क्या कि जब भी भारत में के इतिहास में ये हुआ है कि कोई बड़ा साम्राज्य टूटा है और बड़ा संगठित, कंस्ट्रक्टेड, यूनिफाइड कोई राज्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है, तो उसी समय बाहर से जो आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों को भारत झेल नहीं पाया है। जब भी ये जिन साम्राज्यों को की हम आलोचना करते हैं कि साम्राज्य मारकाट पर आधारित थे, कलिंग आपको याद होगा जिसने अशोक को बुद्ध बनाया उसमें, तो मारकाट पे आधारित थे, दिग्विजय पर आधारित थे। जिन साम्राज्यों की हम आलोचना करते हैं वही साम्राज्य जब टूटे और राज्य व्यवस्था खंड खंड हुई, उसी समय
10,000 घुड़सवार आएंगे खैबर और बोलन पासेज से और दौड़ते हुए सोमनाथ पहुंच जाएंगे, और सोमनाथ का राजा जो सोमनाथ के मंदिर का रक्षक था वो भाग खड़ा होगा, और हम लोग सारे मुसलमानों से इस बात का बदला लेंगे कि गजनी ही था ना, वो मुसलमान था, तो सारे मुसलमान जो हैं वो सोमनाथ तोड़ने के दोषी पाए जाएंगे। और राजा भाग खड़ा हुआ, इसकी कोई बात नहीं करेगा। जो हिंदू राजा था वो भाग खड़ा हुआ, इसकी कोई बात नहीं करेगा। हिंदू राजाओं ने मंदिर सबसे ज्यादा तोड़े हैं, क्योंकि राजाओं के अपने इष्ट देवों के मंदिर होते थे, और राज्य आज से 1000 साल पहले या 1500 साल पहले एक राजा दूसरे राजा को परास्त करेगा तो हराने का को स्थापित करने का तरीका था कि उसके इष्ट देव के मंदिर को तोड़ेगा। तो हिंदू राजाओं ने मंदिर उतने ही तोड़े हैं या उससे ज्यादा तोड़े हैं जितने मुसलमान राजाओं ने तोड़े हैं। उनका धर्म से कोई रिश्ता ही नहीं था, वो राज्य व्यवस्थाओं का टकराव था। और चूंकि राज्य व्यवस्था को लेजिटिमेसी, रूल करने की लेजिटिमेसी धर्म से आती थी, इष्ट देव से आती थी, तो हराने का एक सिंबल था कि जब हार गया तो उसका मंदिर तोड़ दो। ये बात हुई होती कि हमेशा नहीं, लेकिन काफी सारी ये बात हुई है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि जो जिस साम्राज्य की आलोचना हम करते हैं वर्ग दृष्टिकोण से, वो साम्राज्य जब भी अनुपस्थित हुआ है और ज्यादातर अनुपस्थित हुआ है तो 10,000 घुड़सवार आए और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद 300 साल वो चला, वो खिलजी गुलाम वंश, खिलजी वंश वगैरह वगैरह। और उसके बाद मुसलमान ही मुसलमान से लड़े। पानीपत का जो युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। मुसलमान ने मुसलमान को हराया, भारत पे कब्जा हुआ, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य बना। और मुगल साम्राज्य जो था वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, वो जो सल्तनत पीरियड था जिसको, उससे ज्यादा सफल साबित हुआ। और भारत को उसने एकत्रित किया, मुगलों ने जब भारत को एकत्रित किया तो भारत को जो है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो अगर कहीं लागू होता है तो अकबर के भारत पर लागू होता है। अकबर के भारत के बारे में दुनिया भर में किस्से प्रचलित थे कि कोई बहुत नायाब हीरा, कोई बहुत नायाब चीज अगर हो तो रूस में और यूरोप में भी, स्पेन में भी कहा जाता था कि ऐसी नायाब चीज तो शहंशाह अकबर के पास भी नहीं मिली। ये कहावतें चलती थी, सारी दुनिया में ये कहावत थी कि ऐसी चीज तो शहंशाह अकबर के पास भी नहीं है। ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखें, आज के अर्थशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्री इतिहासकारों ने ये निकाल के रखा है, स्थापित किया है कि दुनिया के जीडीपी का 30% भारत प्रोड्यूस करता था। मुगल भारत दुनिया के बराबर, पूरे यूरोप के बराबर, आज के पूरे यूरोप के बराबर। यूरोप उस समय बहुत थोड़ा था, कुछ नहीं था, 5% था, जैसे भारत आज 5% है या 3% है। दूसरा कौन सा सबसे समृद्ध देश था? चीन और भारत मिलकर पूरी दुनिया का 55% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। अगर औरंगजेब का टाइम ले लिया जाए जो पीक था, तो उस समय 1700 के आसपास ये दोनों जो है मिलकर के 55% जीडीपी दुनिया का सिर्फ चीन और हिंदुस्तान। तो हम क्यों छूट गए पीछे? जब भी साम्राज्य टूटा तो ये साम्राज्य टूटा और अपने पोएट बहादुर शाह जफर तक पहुंचे हम। तो उसके 100 साल पहले प्लासी ले लीजिए, जो भी रहे हों उस समय, अकबर टू रहे होंगे, तो कुछ हजार अंग्रेज जहाजों पे उतरते हैं, उधर कुछ हजार घुड़सवार आए थे और सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था सन 1000 में के बाद। और सन 1700 के बाद कुछ हजार सी फेयरर्स समुद्री जगह से आए और सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो हम जो स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं कि विदेशी आए और हमारे ऊपर कब्जा कर लें, ये कब होता है? जब हम अपने सभ्यतात्मक सांस्कृतिक पीक से उतर रहे होते हैं, उस समय के पीक से, चोटी से उतर रहे होते हैं। और चोटी कब होती है? जब पूरा महाद्वीप किन्हीं कारणों से इकट्ठा है, एक है, पूरा महाद्वीप एक है तो चोटी है। और उस समय पुराने जमाने में एक होने का एक ही तरीका था कि साम्राज्य हो किसी राजा का उसमें। तो साम्राज्य वर्ग दृष्टिकोण से गलत था, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं चलता ना, ये हम बात कह रहे हैं। तो दूसरा ज्यादातर पीरियड जो है वो इन एरा का पीरियड नहीं रहा है। सांस्कृतिक एरा दरअसल कहा जाए तो मौर्य या गुप्ता काल में रहा है। हर्षवर्धन तक आते आते समाप्त होता है। हर्षवर्धन 7वीं सदी में है उसमें,
हर्षवर्धन तक आते आते, और वो भी साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए। हर्षवर्धन का तो 40-50 साल का राज चला, लेकिन उनके संतानों का राज नहीं चला उसमें। और 7वीं से 10वीं सदी के बीच में भारत की दुर्दशा थी। बौद्ध और हिंदू लड़ रहे थे, बौद्धों का राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो चुका था, बौद्ध जनता के पास जा रहे थे संरक्षण के लिए, जनता के पास लोक स्वीकार्यता की तलाश में जा रहे थे। तो जिस बौद्ध धर्म जो इतना धार्मिक था, इतना आध्यात्मिक था, वो तंत्र मंत्र करने लगा था। उस समय बौद्धों में हीनयान महायान के बाद वज्रयान जो है वो शुरू हो रहा था, और वज्रयान के विकृत रूप शुरू हो रहे थे। आप अगर 7वीं से 10वीं 11वीं 12वीं सदी के बीच का भारत देखें तो नरक था। छोटे छोटे राजा थे, और दुनिया भर के तांत्रिक क्या क्या नहीं कर रहे थे उसमें। ऐसे संस्कृत के श्लोक आप अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ के आपको सुनाएं तो वो पोर्नोग्राफिक संस्कृत के श्लोक हैं, जो ये कहते हैं कि आप 12 साल की बच्ची के साथ संभोग करेंगे तो कौन सा रोग ठीक होगा। अभी भी चल रहा है, और उसी का नमूना है। तो वो ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो हमारे समाज में जो ये रोग हैं और जो आज तक चले जा रहे हैं, और आधुनिकता को दोष दिया जाता है, लेकिन ये सच है कि आधुनिकता के साथ मिलकर कई बार वो और भी अधिक विकृत रूप ग्रहण करते हैं, लेकिन जड़ उनकी हमारे पुराने समाज में है। वो पीरियड नरक का खत्म होता है तो भारत फिर अपने आप को कैसे संगठित करता है। इस्लामी राज्य के इस्लामिक रूलर्स के अंदर जो मुगल साम्राज्य बनता है, या इवन सल्तनत का पीरियड बनता है, उसमें संगठित करता है। क्या आप भारत का गौरव काल की कोई कल्पना कर सकते हैं जो मुगल गौरव से स्वतंत्र हो, जो भारत के पूरे इतिहास का पीक था? कौन ये आज मानेगा? कहने वाला पीटा जाएगा सड़क पर, क्योंकि ये तो सारा नाम खत्म करने में लगे हुए हैं। सारे मुसलमान नाम और सारे शहरों के नाम खत्म कर रहे हैं, और अकबर के नाम पर कोई रोड भी नहीं बचेगा। पता नहीं है भी कि नहीं अब दिल्ली में, छोटा सा रोड है, छोटा सा। तो वो दूसरा पीरियड था जिसको हम पर्शियनेट एज कहते हैं। एक दूसरे इतिहासकार से ये शब्द बोरो करते हैं कि ऊपर से आने वाली व्यवस्था में एक पीरियड सांस्कृतिक एरा था, दूसरा पीरियड पर्शियनेट एरा था। पर्शियनेट एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य व्यवस्था की भाषा पर्शियन थी, फारसी थी, लेकिन सिर्फ उसी वजह से नहीं, उच्च साहित्य फारसी में लिखा गया, और भारत का योगदान फारसी साहित्य में लगभग ईरान के बराबर है। इंक्लूडिंग मीर और गालिब ने जितना उर्दू में लिखा उतना ही फारसी में लिखा, और फारसी के बड़े लिटरेचर्स के रूप में वो माने जाते हैं। फारसी उन्नत भाषा थी और राज्य व्यवस्था की भाषा थी। जैसे संस्कृत के नाम पर हमने उस एरा को पहचाना, वैसे ऊपर आने वाले पर्शियनेट एरा, और वैसे ही जल्दी में ये कहते हैं कि मॉडर्न एरा जो अंग्रेज लेकर के आए। तो उसमें हम वामपंथी आते हैं कि कोलोनियलिज्म में कोई अच्छी चीज आई ही नहीं, हमारी ये पोजीशन बनती है। कोलोनियलिज्म सबसे बड़ा डिजास्टर था। तो हिंदुत्ववादी क्या कहते हैं, हमारा सभ्यता तो गौरवशाली सभ्यता थी, मुसलमानों ने आके बिगाड़ दिया। हम बड़े जोर से हिंदुत्ववादियों से डिसएग्री करते हैं और कहते क्या है, हमारी सभ्यता तो बड़ी गौरवशाली सभ्यता थी, उसको अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दिया। ये उसी तरह का जवाब है। कोलोनियलिज्म जो लूटने के लिए आया, जो लूट के ले गया, जो हमारी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। कोलोनियलिज्म को एक साम्राज्यवादी व्यवस्था के रूप में हम पूरा रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये कहें कि कोलोनियलिज्म कुछ लेके आया ही नहीं, ये कहना गलत है। कोलोनियलिज्म के साथ आधुनिकता आई। कोलोनियलिज्म नहीं आया होता तो ये संविधान नहीं लिखा गया होता। ये संविधान नहीं लिखा गया होता अगर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया होता अगर 1928 की नेहरू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई होती। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई होती अगर 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार नहीं हुआ था तो वो नहीं हुआ था होता अगर 1909 जिसने माइनॉरिटी वोटिंग राइट दिया अलग से मुसलमानों को, वो नहीं हुआ होता तो अगर वो लिमिटेड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए होते, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बना होता, तो आप संविधान को कंपेयर कर लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, बहुत सारा पोर्शन वैसा का वैसा ही है।
और उसकी हम आलोचना करते हैं कि हम अंग्रेजों का कानून आज भी बना के बैठे हुए हैं। और जब वो अंग्रेजों का कानून कोलोनियलिज्म डीकोलोनाइज ये कर रहे हैं, हिंदुत्व जब इंडिया को का अनौपनिवेशीकरण कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम बचाएंगे। किसको बचाएंगे? उसी उपनिवेशवाद को बचाएंगे। सती प्रथा का अंत भी वही दौर उसी दौर था, उसी में दौर था जब दुनिया भर के सामाजिक आंदोलन चले। तो बिल्कुल उस पीरियड में ये सोसाइटी जागने लगी थी और जगाई जाने लगी थी। कोलोनियलिज्म के साथ ये भी आया था। आप आधुनिक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते अगर कोलोनियलिज्म यहाँ नहीं आया होता। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार ये बचाने की कसरत करते हैं कि अगर ये नहीं आए होते तो भारत का अपना इंडिजिनस पूंजीवाद पैदा हुआ होता, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, महानतम इतिहासकारों में से हैं इरफान हबीब। वो भी ये आर्गू करते हैं कि यहाँ पर भी मार्क्स ने इसको इतिहास रहित देश कहा, वो गलत था। और यहाँ पर जो है इतिहास चल रहा था और यहाँ पर अपना पूंजीवाद विकसित हो रहा था। ये मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आंख के सामने जो है उसको नकारना है, क्योंकि वो कोलोनियलिज्म ने दिया था। तो इतना हमें दिमाग खोलना है अपना। ये ऊपर से हुआ तीन ये चीजें, नीचे से भी कुछ हो रहा था। भारत एक ऐसा समाज और एक ऐसी सभ्यता है जहां ऊपर और नीचे का विभाजन जितना स्पष्ट और जितना दूरी वाला हुआ रहा है, उतना दुनिया की किसी भी सभ्यता में नहीं रहा है। ऊपर और नीचे की विभाजन से हमारा क्या मतलब है कि राज्य व्यवस्थाएं हमेशा जनता के शोषण पे चलती हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले विदेशी देशी सारी राज्य व्यवस्थाओं ने ये तय किया कि जनता को के जीवन में दखल मत डालो। देर सवेर सभी ने सीख लिया कि जनता के जीवन मूल्यों में और जीवन पद्धति में दखल मत डालो, मिनिमम दखल डालो। इसीलिए भारत का गांव समाज ऐसा चिरस्थायी गांव समाज है कि मैं 70 साल पहले पैदा हुआ बिहार के गांव में, 60 साल पहले के मेरे गांव की मुझे याद है। उस गांव के ऐसे चरित्र हैं कि बाद में जब मैंने मुद्रा राक्षस पढ़ा, नाटक जो ईसा के टाइम में लिखा गया था, तो जो चरित्र गढ़े गए हैं, वो मजाकिया पात्र भी जो गढ़े गए हैं, वैसे चरित्र हमारे गांव में 1960 के दशक में मौजूद थे या 50 के दशक में मौजूद थे। गांव समाज अब जब टूट रहा है तेजी से, लेकिन मेरे बचपन तक गांव समाज 2000 साल पहले, 1000 साल पहले जैसा था लगभग वैसा चले जा रहा था। तो नीचे का विभाजन यहाँ रहा है। जीवन राजनीति ने सामाजिक जीवन में कम असर डाला है भारत में और समाजों की तुलना में। नीचे से दो चीजें पैदा हुई पिछले 2000 साल के या 1500 साल के इतिहास में। एक पैदा हुआ सांस्कृतिक एरा में, ही पैदा हुआ वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, लोक भाषाएं। सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, वो किसी भी भाषा का जड़ खोदते खोदते तो आप 10,000 साल पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोक भाषाएं जो बनी हैं, जिन्होंने भाषाओं का रूप ग्रहण किया, वो उनका इतिहास 2000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। सबसे पुरानी तमिल वो 2000 साल पहले लगभग तमिल के रूप में गठित होना शुरू। उसका स्रोत कहाँ था, उसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था कि नहीं, ये विद्वानों के बीच की बात है, ये भाषा शास्त्रियों के बीच की बात है। लेकिन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, जिसमें साहित्य भी लिखा जाने लगा, वो तमिल 1500 साल पहले पैदा हुआ। कन्नड़ पैदा हुआ, साउथ से वो पैदा होना शुरू हुआ। यहाँ के लोग क्या संस्कृत बोल रहे थे हमारे हिंदी इलाके में? नहीं, लोक भाषाएं बोल रहे थे। तो लोक भाषाएं तो पुरानी थी, लेकिन वो गठित हुई। और हिंदी इलाके की एक विडंबना ये रही है कि यहाँ बहुत सारी लोक भाषाएं भाषा का रूप ग्रहण नहीं कर पाई। भाषा का मतलब लिटरेरी भाषा या उन्नत भाषा या लिखित भाषा का रूप। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी लिखी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती। साहित्य गाने वाने चल जाते हैं, बिहार में काबा चल जाता है और बड़ा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन भाषा के रूप में नहीं विकसित हुई। कन्नड़ ऐसे ही पैदा हुआ और भाषा के रूप में विकसित हुआ, और वर्नाकुलर लैंग्वेज होते हुए वो एक क्लासिकल लैंग्वेज का रूप ग्रहण कर लिया। तमिल वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर समझते हैं ना, वर्नाकुलर मतलब लोक भाषा, नीचे से पैदा होने वाली भाषा। तो उसने भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। तो नीचे से लोक भाषाएं पैदा हुई, और इसीलिए भारत की एक विविधता आती है कि जहाँ जहाँ लोक भाषाओं ने ऐसी भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है जो भाषा लोगों के द्वारा न सिर्फ बोली जाती है, बल्कि उस इलाके का साहित्य उस भाषा में लिखा जाता है,
उस इलाके की राज्य व्यवस्था उस भाषा में चलती है, यानी उसने एक समग्र भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। वहाँ पर भाषा आधारित नेशनैलिटीज डेवलप हुई, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि मलयालम, जैसे कि कन्नड़, काफ़ी हद तक तेलुगु, पंजाब, बंगाल, मराठा, महाराष्ट्र, ये इलाके हैं, कुछ हद तक गुजराती। हिंदी इलाका ऐसा है जहाँ एक ऐसी भाषा ने भाषा का रूप ग्रहण किया जिसकी जड़ में कोई लोक भाषा नहीं थी, और उसकी जड़ में जो लोक भाषा थी सारी ये भोजपुरी अवधी ब्रज भाषा, ये दूसरा रूप